स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी पेपर 1 के बारे में। यहाँ पे हम टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे जो 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट रहने वाला है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमें व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? महाद्वीपीय बहाव, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति या ज्वालामुखी का विस्फोट। देखिए, जो बिग बैंग थ्योरी है वो रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसका आंसर होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है लिस्ट 1 में और नेम ऑफ द प्लैनेट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि एक क्रॉस करना है कि कौन किससे संबंधित है। पहला है स्लीपिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए, स्लीपिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? देखिए, जो स्लीपिंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम वो यूरेनस को कहा जाता है, जिसे हिंदी में अरुण कहते हैं। इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो मीथेन गैस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देखिए, जो लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का, वो है जुपिटर। कौन सा है? जुपिटर है। अगला है द प्लैनेट सेकंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लैनेट है सेकंड है सन इन द सोलर सिस्टम वो शुक्र है, जिसे हम वीनस कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होगा इसका? वीनस होगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो जो शुक्र है, वीनस है, सबसे गर्म ग्रह है और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ही है। और इसके बारे में थोड़ा सा समझे तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो इसका देखिए थोड़ा सा और समझिए। जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, सिस्टर प्लैनेट है, ये ट्विन प्लैनेट भी शुक्र को कहते हैं। एक ये भी याद रखना है कि जो शुक्र को क्या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या सिस्टर प्लैनेट या ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार है, साइज है और जो डेंसिटी है, घनत्व है, पृथ्वी के बराबर है। इसे भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वीनस को, शुक्र को। अगला है प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। देखिए, जो प्लैनेट है नियरेस्ट टू द सन है वो है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। देखिए, जो बुध और शुक्र हैं, मरकरी और वीनस है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। तो बी पर आपने टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला है द लैंग्वेज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। देखिए, कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में? सोचिए क्या आंसर होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडारिन। ठीक है, या तो मैंडारिन भी बोलते हैं इसे। देखिए, ये कहाँ कहाँ पे? रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया और सम पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट में भी बोली जाती है। ऐसा माना जाता है लगभग 885, ठीक है, मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं। उसके बाद जो आती है सेकंड नंबर पे आती है, जो सबसे अधिक बोली जाती है सेकंड नंबर पर, वो इंग्लिश आती है, लगभग 500 मिलियन लोग। देखिए, ये जो डाटा अलग हो सकता है अलग अलग जगह पर, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसलिए लगाया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो राष्ट्रीय पक्षी है भारत का वो है मोर। कौन सा है? मोर है। देखिए, इसे 1963 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल बर्ड इंडिया का। नेशनल एनिमल कौन सा है भारत का? वो है टाइगर। नेशनल फ्लावर कौन सा है इंडिया का? वो कौन सा है? लोटस, जिसे हम कमल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है नेशनल ट्री कौन सा है? ट्री की बात करें तो वो है बरगद, जिसे बनियान ट्री भी बोलते हैं। बरगद का ट्री इसका आंसर होगा। तो ये जो आंसर है राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो ये होगा मोर, पीकॉक होगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, राज्य के
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए जो स्टेट गवर्नर है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझें कि जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है किसी भी स्टेट का, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। जो गवर्नर होता है सभी स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट के लिए गवर्नर को नियुक्त करती है। इनकी जो मिनिमम एज है गवर्नर बनने के लिए वो चाहिए 35 ईयर मिनिमम एज। ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगला प्रश्न है ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इफ इट इज हैज स्टेट पार्टी स्टेटस इन एट लीस्ट। भारत के किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि उसे कम से कम राज्य का दर्जा हो। मिनिमम जो राज्य का दर्जा होना चाहिए वो 4 राज्य का दर्जा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के बारे में। सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया। विशाल स्नान गृह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पाया जाता है? देखिए जो इसका आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में। तो ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए ये किसे कहा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता किसे कहा गया जाता है? बताइए। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। तो ए इसका आंसर होगा। देखिए इन्होंने 8-5 ईयर प्लान लाए थे, उसी को 8-5 ईयर प्लान को ही राव या मनमोहन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जो 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव और मनमोहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द टेम्पल ऑफ खजुराहो आर रिलेटेड विद। देखिए जो खजुराहो के मंदिर है किससे संबंधित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए खजुराहो का मंदिर वो है हिंदू और जैन धर्म से रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। देखिए चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। किसने? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो के मंदिर देखिए 2 अलग धर्मों के लोग मानते हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड है और जैन धर्म से संबंधित है। देखिए चंदेल राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में भी शासन किया था, और ज़्यादातर जो खजुराहो मंदिर है उसका निर्माण लगभग 885 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग। जो डैश का उपयोग करके सिटी स्कैन किया जाता है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरे के थ्रू सिटी स्कैन किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक्सरे और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है उसके थ्रू ही सिटी स्कैन किया जाता है। इसमें क्या होता है, फ़ोटो आती है, ठीक है, किसकी? ह्यूमन बॉडी की। कोई हमें बीमारी है तो उसका पता लगाया जाता है। डायग्नोसिस करने के लिए सिटी स्कैन किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। सिटी स्कैन इज ए डायग्नोसिस्ट इमेजिंग प्रोसीजर दैट यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ एक्सरे एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। इट शोज डिटेल्स इमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द बोन्स, मसल, फैट, ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमारे पास लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। इसमें आपको बताना है कि जो एसिड है लिस्ट 1 में वो कौन से सोर्स से संबंधित है। जिस तरह से लैक्टिक एसिड है वो किससे संबंधित है? देखिए लैक्टिक एसिड की बात करें ये संबंधित है मिल्क से। टार्टरिक एसिड किससे संबंधित हुआ? वो हुआ टैमरिड से। उसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड किससे संबंधित हुआ? वो टोमेटो से। और सिट्रिक एसिड किससे संबंधित हुआ? ऑरेंज से। तो इसका भी आंसर बी होगा। बी इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो टार्टरिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? ग्रेप्स में या फिर टैमरिड में, इमली में पाया जाता है। उसी तरह से जो लैक्टिक एसिड है कर्ड या मिल्क में पाया जाता है।
कि फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, बीज और रेड डांट चींटियों में पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस या एचसीएल ह्यूमन स्टमक में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड या एजॉर्बिक एसिड ऑरेंज, लेमन या आंवला जो भी खट्टी चीज़ें हैं उसमें पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, इनको आपको रटना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। देखिए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, सोचिए क्या आंसर होगा। ये तो वैसे शो हो गया है आपको। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो एक लिबरल लीडर थे, मतलब कि उदारवादी नेता थे। इनका जो जन्म हुआ था 9 मई 1886 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके बारे में कहूँ, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। मतलब कि महात्मा गांधी इनसे इंस्पायर्ड थे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले के ऊपर महात्मा गांधी जी ने एक किताब भी लिखी है। वो गुजराती में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था धर्मात्मा गोखले। देखिए महात्मा गांधी जी ने गुजराती में गोपाल कृष्ण गोखले जी पर एक किताब लिखी है, गुजराती में लिखी थी, उसका नाम था धर्मात्मा गोखले। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है। आगे भी बड़ा कुछ बताने को है, बट इतना आप याद रख सकते हैं तो इतना बढ़िया है, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हाल ही में कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए वो है फ्रांस। देखिए इसका जो आंसर होगा फ्रांस, आपको पता होगा भारत में आए थे इस पे रिपब्लिक डे पर। फ्रांस की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो हैं इमैनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने यूपीआई पेमेंट का मतलब कि इन्होंने अपने वहाँ पे सिस्टम को लागू करना है, कहाँ पे, फ्रांस में। देखिए यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एडवांस वर्जन है किसका, आईएमपीएस का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का क्या है, ये एडवांस वर्जन है यूपीआई। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। कब किया गया था, 2016 में। और इसको कौन ऑपरेट करता है, वो है एनपीसीआई करता है। कौन ऑपरेट करता है यूपीआई को, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करता है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, आप पॉज करके सोच भी सकते हैं कहाँ पे है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा त्रिपुरा होगा। देखिए रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपको सब डिवीज़न ये नॉर्थ त्रिपुरा में मिलेगी, जो सब डिवीज़न है पानी सागर, ठीक है। पानी सागर में ये आपको रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। बहुत छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसमें ज़्यादातर जो वर्ड पाए जाते हैं, जैसे इस नेशनल पार्क में ज़्यादातर कौन से, जैसे मैमल्स, रेप्टाइल्स, वर्ड की प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क भी है त्रिपुरा में, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश जी। आपको पता है 15 नंबर का जनरल नॉलेज था और बीच में करंट अफेयर थे, वैसे ही 15 नंबर का हिमाचल प्रदेश जी का और एचपी का करंट अफेयर आएगा। देखिए पहला 16वां क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ कुल्लू इन एशियन टाइम। प्राचीन काल में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था। देखिए प्राचीन काल में जो कुल्लू का मुख्यालय था वो था जगत सुख में था। देखिए कुल्लू की बात करें, कुल्लू पर 2 फेमस बुक्स भी लिखी गई हैं, जिसमें है एक तो है कुल्लुत देश की कहानी, वो लिखी थी, जो कुल्लुत देश की कहानी थी वो लिखी गई थी किनके द्वारा, लाल चंद्र प्राथी के द्वारा। लाल चंद्र प्राथी के द्वारा लिखी गई थी और ये कुल्लू से पहले मिनिस्टर भी रहे थे। दूसरी थी हिमालय हिस्ट्री ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, हिमालय हिस्ट्री ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, वो लिखी गई थी APF हारकोट के द्वारा।
देखिए कुल्लू की बात करें, कुल्लू को 1963 में क्या बनाया गया था, एज ए डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था। बट 1966 में इसको क्या किया गया, कुल्लू को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, जगत सुख आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1 जुलाई 1954 बिलासपुर व डिक्लेयर्ड एज, स्वतंत्रता से 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर को घोषित किया गया था। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बात कर रहा है थोड़ा सा समझिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली, वह तब से लेके कब तक बिलासपुर क्या डिक्लेयर रहा था, मतलब क्या रहा था, वो तो पार्ट सी स्टेट रहा था, पार्ट सी स्टेट रहा था। देखिए वैसे तो जो पार्ट सी स्टेट है बनी कब थी, 9 अक्टूबर 1948 को बनी थी। बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को पार्ट सी स्टेट बनी थी। बट इसमें पूछा गया कब तक रहा था, तो वो रहा था 1 जुलाई 1954 तक रहा था। और इसी के दिन क्या बन गया था, बिलासपुर बताइए क्या बन गया था, हिमाचल का 5वां जिला बन गया था। इसके बाद इसको हिमाचल का 5वां जिला बना दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी आंसर होगा। अगली बात क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ हाटकोटी डेडिकेट टू गोडस दुर्गा एंड द फोर्ट ऑफ रविनगढ़। देखिए देवी दुर्गा को समर्पित हाटकोटी का मंदिर और रविनगढ़ का किला किसने बनाया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है वीर प्रकाश जी ने बनाया था। तो बी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये तो आंसर ही दिख गया। देखिए अमर सिंह थापा और मेजर जनरल डेविड ऑक्टोलोनी के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, निम्नलिखित में से वो कौन सी संधि थी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ट्रीटी ऑफ संगोली की संधि थी। तो इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो जुग्गा मूवमेंट है वह स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। देखिए जुग्गा मूवमेंट की बात करें, ये मैं आपको बता देता हूँ कब स्टार्ट हुआ था, 1883 में स्टार्ट हुआ था। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं, अभी भी टाइम है। देखिए ये हुआ था बिलासपुर से। देखिए बिलासपुर में स्टार्ट हुआ था, डी इसका आंसर होगा। देखिए अमर सिंह जी के शासनकाल में जुग्गा आंदोलन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अमरचंद जी के शासनकाल में। कब हुआ था, 1883 में हुआ था। बिलासपुर के गेहड़वी में हुआ था। कहाँ पे, बिलासपुर के गेहड़वी में शुरू हुआ था। देखिए जुग्गा आंदोलन का मेन कारण था जो राजा है उनके जो प्रशासन है उनके द्वारा जो किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज भूतनाथ टेम्पल लोकेटेड। देखिए भूतनाथ टेम्पल कहाँ पे है। देखिए भूतनाथ टेम्पल की बात करें, ये आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा। देखिए भूतनाथ टेम्पल की बात करें, मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये टेम्पल किससे रिलेटेड है, किसको डेडिकेट है, लॉर्ड शिवाजी को डेडिकेटेड है। आगे बात करें, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किया था राजा अजमेर सिंह जी ने किया था। किनके शासनकाल में ये जो भूतनाथ टेम्पल बना था, वो थे राजा अजमेर सिंह जी के शासनकाल के दौरान बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे इंपॉर्टेंट करेंगे क्वेश्चन। हु द फेमस मंडी कंस्पिरेसी ऑफ 1914 1950 15 AD 1914 से 1915 ईस्वी का प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र कौन था। बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा बी मियाँ जवाहर सिंह। बी इसका आंसर होगा मियाँ जवाहर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सिरमौर की राजधानी को राजवन सिरमौर से कालसी किसने स्थानांतरित किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सिरमौर फ्रॉम राजवन टू कलसी। देखिए इसका आंसर होगा डी उदित प्रकाश। उदित प्रकाश इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हु स्टार्टेड द आइस स्केटिंग रिंग एट शिमला अराउंड 1920। देखिए 1920 में शिमला में जो स्केटिंग रिंग की स्थापना की थी
या स्टार्ट किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्लैंसीटॉन ने किया था। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु फाउंडेड द टाउन ऑफ मंडी। देखिए मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? देखिए मंडी शहर की स्थापना की थी वो थे, सोच भी सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके भी सोच सकते हैं, ठीक है। इसका होगा अजमेर सेन। तो ये ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए कामा देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए कामा देवी टेम्पल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए बजेश्वर महादेव मंदिर कुल्लू जिले के किस स्थान में स्थित है? देखिए बजेश्वर महादेव की बात करें, ये कुल्लू जिले के बंजारा में स्थित है। बी इसका आंसर होगा। कहाँ पे? बंजारा में। ये लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था, 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करें, नियर विच प्लेस इज द होली वशिष्ठा हॉट वाटर चश्मा इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, या स्प्रिंग जिसे बोलते हैं। कुल्लू जिले में पवित्र विशिष्ट गर्म का पानी का चश्मा किसके नज़दीक है? बताइए। इसका होगा मनाली। ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए मनाली पर्वतारोहण संस्थान को कब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा दिया गया था? देखिए व्हेन वाज मनाली माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा सी, 25 सितंबर 2008 को दिया गया था। देखिए HPGK का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाखड़ा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। देखिए भाखड़ा बांध की बात करें, देखिए इसका होगा सतलुज नदी। जो भाखड़ा डैम है कौन सी रिवर पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। बी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, आगे देखिए अब इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें पहले समझिए आपको बताना क्या है। देखिए इसमें आपको बताना है अपोजिट मीनिंग बताने हैं, एंटोनियम्स बताने हैं। देखिए पहला है मोमेंट्री। देखिए मोमेंट्री का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? देखिए मोमेंट्री का मतलब होता है ब्रीफ करना या शॉर्ट, क्विक, क्षणिक। जो भावनाएं हमारे अंदर थोड़े समय के लिए आए, जो हमारे थॉट है स्टे करते हैं ओनली शॉर्ट टाइम के लिए, उसे हम मोमेंट्री कहते हैं। देखिए अगला है सेपोरेडिक। देखिए सेपोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, आस्कमिक, मतलब कि ओकेजनल चीज़ें होती हैं, इनफ्रिक्वेंट होती है, फ्यू होती, कभी कभार चीज़ें होती हैं, कभी कभार रैंडमली कोई चीज़ हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सेपोरेडिक। फ्यूचरिस्टिक क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होती है जैसे भविष्य, प्रोस्पेक्टिव, भविष्य में की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्टिंग का मतलब होता है स्थायी, टिकाऊ, एंड्योरिंग, ड्यूरेबल, सिक्योर, वो होता है लास्टिंग। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर, इक्विवेलेंट, क्या होता है? सिमिलर या इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्टिंग, सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न समझिए, इसमें भी अपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनियम बताना है। क्या लिखा है? डोइक। देखिए इसका जो मतलब होता है वो होता है टालना, टालना होता है इसका मतलब। क्या होता है? टालना इसका मतलब होता है। तो परस्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए परस्यूट का मतलब होता है फुसलाना। इवेड का मतलब क्या होता है? इवेड का मतलब होता है टालना। डिस्यूड का मतलब क्या होता है? डिस्यूड का मतलब होता है मना करना। इसका मतलब मना करना, इसका मतलब हो गया टालना, इसका मतलब हो गया फुसलाना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो डी आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनरीजनेबल। देखिए अनरीजनेबल का मतलब क्या होता है? देखिए अनरीजनेबल का मतलब होता है बेसलेस, ठीक है, अकारण या बेबुनियाद चीज़ें जो होती है उसे बोलते हैं अनरीजनेबल। देखिए अनरीजन, करेक्ट का मतलब होता है एक्यूरेट या ट्रू,
इरेशनल का मतलब क्या होता है? इरेशनल का मतलब होता है पॉइंटलेस या निराधार चीजें। सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल या अलर्ट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कंपैटिबल या लॉजिकल, उसे क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इरेशनल होगा। देखिए इसमें हम सिनोनियम बता रहे हैं, सिनोनियम मतलब सेम, तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा, इरेशनल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें भी सिनोनियम सेम बताना है। रैम्बल का मतलब क्या होता है? देखिए रैम्बल का मतलब होता है घूमना, ठीक है, रैम्बल का मतलब हो गया घूमना। चकल का मतलब हो गया मुंह दबाकर हंसना। प्रेस का मतलब हो गया प्रशंसा। डोडल का मतलब हो गया समय गवाना। तो रोव का मतलब क्या हुआ? देखिए रोव का मतलब भी घूमना ही होता है, तो सेम, रैम्बल भी घूमना, रोव भी घूमना। देखिए रोव का और मतलब भी हो सकता है, जैसे ट्रैवल कॉन्स्टेंटली करना है। देखिए कहीं पे भी, देखिए रोव का मतलब ये भी हो सकता है कि हम ट्रैवल कर ले कॉन्स्टेंटली विदाउट ए फिक्स्ड डेस्टिनेशन। हमारा कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नहीं है, फिर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा सेम, तो वो होगा सी, रोव। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है। देखिए इट इज़ द डेंजर टू क्रॉस द रोड एंड अनमाइंडफुली। देखिए इट इज़ डेंजर, देखिए पहले तो समझिए डेंजर एक क्या है? नाउन है। देखिए डेंजर एक नाउन है। देखिए इसके बाद क्या लिखा गया है? इससे पहले लिखा गया इट इज़, ठीक है, इट इज़ लिखा गया है। इसके बाद हम वर्ब या फिर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव कब बनेगा? जब हम यहाँ पे डेंजरस लिखेंगे। तो इट इज़ डेंजरस होना था, तो ए इसका आंसर होता। देखिए ये भी गलत है, बी इसलिए नहीं हुआ, इट इज़ फुल ऑफ डेंजरस इसलिए नहीं हुआ। देखिए फुल ऑफ, जैसे इट इज़ फुल ऑफ डेंजर होता तब ठीक होता। देखिए ऑफ एक क्या है? प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है? नाउन लगता है। तो यहाँ पे इट इज़ फुल ऑफ डेंजर होता तब ठीक होता, बट इसमें डेंजरस है तो गलत है, तो इसका आंसर होगा इट इज़ ए डेंजरस, ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट करनी है, इम्पोर्टेंट है। देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रिंसिपल इन ए रिप्यूटेड स्कूल। सोचिए क्या आंसर होगा? आपको मैं टाइम दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को समझिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन ए रिप्यूटेड स्कूल। देखिए समझिए, देखिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू, देखिए आर के बाद क्या क्या लग सकता है? देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। देखिए आर के बाद मेन वर्ब की, ठीक है, या तो मेन वर्ब की आईएनजी लगाओगे, ठीक है, मेन वर्ब की इसके साथ, या तो मेन वर्ब की आईएनजी लगाओगे, या तो फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, या एडजेक्टिव लगा सकते हैं। देखिए इनवाइटिंग फ्रॉम नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए समझिए क्यों नहीं हो सकता है। एप्लीकेशन इनवाइटेड नहीं किए जाते हैं, एप्लीकेशन को किया जाता है, इनवाइट किए जाते हैं, ठीक है, समझिए। देखिए मेरा बेसिक मोड को समझिए, जो एप्लीकेशन है वो इनवाइट नहीं कर रहे हैं, इन एप्लीकेशन को क्या किया जाता है? इनवाइट किए गए हैं, जो एप्लीकेशन है इनवाइट किए गए हैं, एप्लीकेशन को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 होगा, कौन सा? इनवाइटेड फ्रॉम होगा, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा हो गया। वन हु ट्रीटेड स्किन डिसीजेस, स्किन डिसीजेस से कौन होता है? डर्मोटोलॉजिस्ट होता है। कौन होता है? डर्मोटोलॉजिस्ट। किससे रिलेटेड होता है? स्किन डिसीजेस से रिलेटेड होता है। रेडियोलॉजिस्ट तो आपको पता होगा कौन होते हैं, ठीक है, जो एक्सरे वगैरह करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह,
जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, भूविज्ञानिक भी बोलते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट डिसीजेस के लिए, दिल के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला है लिथियम इज डैश यूजफुल मेटल फॉर बैटरीज टू बी यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। इसमें क्या यूज होगा, किसका यूज होगा? देखिए इसमें जो यूज होगा ए का यूज होगा। देखिए यूज से पहले, सॉरी, मेटल से पहले किसका यूज किया जाता है? ए का यूज किया जाता है, तो इसका ए आंसर होगा। लिथियम इज ए यूजफुल मेटल आंसर होगा। अगला है नाइदर ऑफ डैश कैंडिडेट रोट वोर क्लोथ्स विच वर सुटेबल फॉर डैश इंटरव्यू। देखिए इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए 40 क्वेश्चन को समझते हैं। पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, दे आर पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वीक स्टूडेंट्स। स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं वीक स्टूडेंट को, तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए जब भी क्या लिखा हुआ है दे आर पेइंग, देखिए दे आर पेइंग मतलब आर पेइंग लिखा है, तो क्या होगा? तो क्या होना चाहिए? या तो इज एम आर होना चाहिए, प्लस बीइंग होना चाहिए, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा स्पेशल अटेंशन इज बीइंग पेड टू द वीक स्टूडेंट्स, ए इसका आंसर होगा। अब देखते हैं हिंदी ग्रामर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फूल कौन सी संज्ञा है? बताइए फूल कौन सी संज्ञा है? देखिए फूल जातिवाचक संज्ञा है। देखिए फूल क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए जातिवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पे हम किसी जाति विशेष के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे फूल क्या है? एक जाति को दर्शा रहा है, बट जब हम इसमें कमल कर देंगे, ठीक है, फूल एक जाति, उसमें कई तरह के फूल आ सकते हैं, जैसे कमल, सूरजमुखी, जैसे हम फूल बोल रहे हैं तो ये सभी जातियों को दर्शा रहा है फूलों की, तो वो जातिवाचक होगी। जैसे हम लड़के की बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं, ये सभी लड़कों को दर्शा रहा है, सभी लड़कियों को दर्शा रहा है, तो वो जाति को बता रहा है। बट हम जैसे ये लिख देंगे गुलाब, तो ये किस में बदल जाएगा? व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा। लड़का जैसे सुरेश है, लड़का क्या हुआ? जाति हुई, सुरेश क्या हुआ? व्यक्तिवाचक बन गया। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी इसका आंसर होगा, जातिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए पानी का मतलब क्या होता है? देखिए नहीं है। देखिए क्या बताना है? नहीं है। देखिए समझिए, पानी का मतलब होता है बारी, नीर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पानी का मतलब होता है बारी, नीर, अंबू, और एक और नाम लिख लेना, मेघपुष्प। तो इसमें जो है सर नहीं होगा। देखिए सर का यूज कहाँ पे किया जाता है? ये तालाब का पर्यायवाची में आता है। देखिए तालाब, देखिए सर किस में आता है? तालाब में आता है। सर, तड़ाग, पोखर, ये सभी किसके पर्यायवाची है? तालाब के पर्यायवाची है। तो जो इसका आंसर नहीं होगा वो होगा सर, बी इसका आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। देखिए कवि की बात करें, क्या आंसर होगा इसका? बताइए, सोचिए। सी होगा, कवियत्री। कवि एक क्या है? पुल्लिंग है, तो इसका कवियत्री होगा, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? देखिए सोचिए। देखिए क्या हुआ? पेड़ से फल गिरा, कहाँ गिरा होगा? पृथ्वी पर ही गिरा होगा ना, तो पृथ्वी पर गिरा होगा, इसका उत्तर क्या होगा? अपादान हो जाएगा। कोई भी चीज अलग हो रही है या कोई भी ऑब्जेक्ट इधर से उधर जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। तो बी इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा।
अगला है देखिए व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान क्या है सोचिए। तो इसका होगा तालु, आंसर होगा सी होगा तालु आंसर। देखिए समझिए क वर्ग जो होता है देख पढ़ सकते हैं, क वर्ग किससे संबंधित है, कंठ से संबंधित है। च जो वर्ग है वो च वर्ग किससे संबंधित है, तालु से संबंधित है। उसी तरह से ट जो वर्ग है वो संबंधित है मूर्धन्य से संबंधित है। उसी तरह से जो त वर्ग है दंत से संबंधित है। उसी तरह से जो प वर्ग है वो किससे संबंधित है, ओष्ठ से संबंधित है, ओष्ठ से संबंधित है। तो इसका सी आंसर होगा। अगला देखते हैं ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है, ग वर्ण की बात हो रही है। देखिए ग की बात करें, एक संयुक्त वर्ण है, क्या है, एक संयुक्त वर्ण है, ये क्या है, एक संयुक्त वर्ण है। देखिए जब भी ज और व मतलब कि ज के नीचे हलंत लग जाता है, जब ज जब टूटता है तो ज में हलंत लग जाता है, तो इसका क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। क्या आंसर होगा, ए आंसर होगा। ये जो लगा हुआ है ज के नीचे ये इसको हलंत कहते हैं, तो याद रखना ए इसका आंसर होगा। अगला है नवयुवक कौन सा समास है, ठीक है, नवयुवक कौन सा समास है सोचिए। नव प्लस युवक, देखिए नव का मतलब होता है नया, युवक का मतलब होता है लड़का या युवक। युवक की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है, वो क्या होता है, कर्मधारय समास होगा। जब भी विशेषता की बात आएगी वहाँ विशेषण पद ही प्रधान होगा, तो इसका जो आंसर होगा कर्मधारय, ए आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विराम चिन्ह का नाम बताइए, विराम चिन्ह के नाम बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होगा ये जो विराम चिन्ह आपको नजर आ रहा है ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है लोप चिन्ह को, किसको, लोप चिन्ह को। तो लाघव चिन्ह कौन सा होता है, देखिए लाघव चिन्ह होता है इस तरह से होता है। उसी तरह से उपविराम किस तरह से होता है, उपविराम किस तरह से होता है, इस तरह से। उसी तरह से योजक चिन्ह कैसे होता है, योजक चिन्ह भी देख लेते हैं। इस तरह से योजक चिन्ह होता है, तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर इसका होगा। किस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वो कौन कहलाता है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका, तत्पुरुष समास कहलाएगा, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक एक तत्सम शब्द है, बी इसका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, और आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो आपके साथ आज मॉक टेस्ट लिया है किस तरह का लगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें ये भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसकी PDF चाहिए तो ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।